चलिए, वैसे तो आप सभी ने एक्सेल शीट का यूज़ किया है। थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी यहाँ एक्सेल के बारे में। यहाँ पर जैसे इस बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है तो दिस बॉक्स इज नोन एज सेल, ठीक है। और यहाँ पर जिस भी बॉक्स में हम जब क्लिक करते हैं या जिस भी बॉक्स में हम हमारे डाटा एंट्री कर रहे हैं उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है तो इसका जो कॉलम है इट इज़ बी और जो इसका रो है इट इज़ सेकेंड। तो यहाँ B2 मुझे दिख रहा है। अगर मैं अपना कर्सर किसी और सेल पे ले जा रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे C कॉलम और उसका थर्ड रो सिलेक्ट किया है तो ये C3 दिखा रहा है। जो सेल का सिलेक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करेंगे, फॉर्मूलाज एंटर करेंगे, तो अगर हमने गलत सेल को सिलेक्ट किया है तो हमारी जो भी रीडिंग, जो भी फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं वो इनवैलिड दिखा देगा और उसका कोई भी हमें सोल्यूशन या कैलकुलेशन करके एक्सेल शीट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सेल सिलेक्शन। आप लोगों को ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ और आपके उसमें धीरे दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगी उसके हिसाब से। ठीक, यहाँ पे एक्सेल में हम जानते हैं बहुत सारे टैब्स है। वन इज होम, नेक्स्ट इज इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ठीक है। जो हम यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में मेनली यूज करने वाले हैं वो हमारा एक तो इंसर्ट टैब बहुत यूज होगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूलाज जो मेन हम यूज करने वाले हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला टैब है, ठीक है। डेटा टैब में जो है यहाँ पर एक मैंने ये आपको डेटा एनालिसिस करके दिख रहा है। ये डेटा एनालिसिस आपको आप अपनी एक्सेल शीट में देखेंगे तब नहीं मिलेगा, ये मैं आपको लास्ट डे बताऊंगी कि इस डेटा एनालिसिस को कैसे आप अपनी एक्सेल शीट में ऐड कर सकते हैं और इस डेटा एनालिसिस से आप क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जिनके पास 2010 विंडोज़ है उसके हिसाब से भी बताऊंगी, और जिनके पास 2000 बिलो वर्जन के विंडोज़ है, 7 भी अगर है तो वो कैसे कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स जो 10 में है वो 7 में नहीं है। मेरा जो विंडोज़ मैं यहाँ पे चला रही हूँ वो 10 है, ओके। जो 10 में फीचर्स है वो 16 और 20 में तो है बट 7 में नहीं है, इसलिए कुछ मैं जो है सेम फीचर पाइवट टेबल जैसे हम मैम ने अब आपको बताया कि हम जो है क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी की टेबल बना सकते हैं, हम डिस्क्रीट डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी की टेबल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हम एक्सेल शीट में कर सकते हैं, क्योंकि सपोज मेरे पास 200 लोगों का डाटा है, मैंने सपोज 200 लोगों के ऊपर वर्क किया है, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो उनकी एज ही पता की है, मेरे पास 200 लोगों की एज है। अगर मैं मैन्युअली उसको कैलकुलेट करने जाती हूँ कि किस एज के कितने व्यक्ति है तो वो बहुत ही ज़्यादा टीडियस काम है। बट अगर मैं एक्सेल में उन एज को एंटर उसका जो डेटा है उसको एक्सेल में एंटर करके मैं बहुत इजीली उसकी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस फॉर्म में जो है टेबल बना सकती हूँ, ओके। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो मेनली इसी पर बेस्ड है कि अगर हमारे पास डेटा है तो हम उसको एंटर करके एक्सेल में कैसे उससे डिस्क्रीट या कंटिन्यूस फॉर्म में टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सपोज मैं यहाँ एज ऑफ पर्सन ही ले रही हूँ, इसमें आपका कोई भी डेटा हो सकता है। मैं यहाँ रैंडम एज एंटर कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों की मेरे पास एज है, मैंने बहुत सारे लोगों पे काम किया है, ओके। आप भी चाहे तो अपनी एक्सेल शीट में डेटा एंटर करते रहिए। ओके, मैंने ये अभी आपको सिखाने के लिए थोड़े से ही पर्सन का, पर आपके पास जितने हैं 200, 500, 400 जितने भी लोग हैं, जितनी भी उस पर आपका डेटा कलेक्टेड है वो सारा आपने यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके। अब हमें इसकी डिस्क्रीट, अब सबसे पहले तो मैंने जो डेटा एंटर किया वो प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। मैंने कितने लोगों का डेटा एंटर किया है, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये जो नंबर है इनका काउंट कितना है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसका काउंट निकालना चाहते हैं तो जिस भी सेल में हम उसका काउंट देख रहे हैं उस सेल को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रेस इक्वल टू साइन,
आपके कीबोर्ड में जो इक्वल टू का साइन है वो प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप काउंट टाइप कीजिए। जैसे ही आप काउंट टाइप करना शुरू करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे एक्सेल में। आर यू एबल टू सी द ऑप्शंस? यस मैम। अगर आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, किसी स्टेप में भी प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके बोलिए, क्योंकि मैं एक्सेल शीट चला रही हूँ तो मुझे आपके मैसेजेस भी नहीं दिखेंगे। ओके चलिए, तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट क्या करना है? जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है काउंट। ओके, जब मैंने काउंट सिलेक्ट किया तो वो पूछ रहा है कौन सी वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से जितनी भी वैल्यूज मैंने एंटर की है उन वैल्यूज को मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने एंटर की वैल्यूज को सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड से प्रेस किया एंटर। ओके, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है? 21। दैट मीन्स मैंने 20 लोगों की एज जो है इस एक्सेल शीट में फीड की है। ओके, हो सकता है आप ये काउंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने 200 लोगों की सपोज लिया है तो 200 पूरा हमने डेटा एंटर किया है कि नहीं, कोई स्किप तो नहीं हो गया। अगर आपका काउंट यहाँ पे 200 आ रहा है डेट मीन्स आपने पूरे 200 लोगों का डेटा यहाँ पे एंटर कर दिया है। अगर आपका काउंट 200 नहीं आ रहा है, 205 आ रहा है या 199 आ रहा है, 197, तो फिर आप उसको रीचेक कर सकते हैं कि किन लोगों का आपने एज मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इस काउंट फंक्शन का यहाँ पर उपयोग है। अब इसके बाद जो 2010 वर्जन में आपके विंडोज में जो है किस तरह से हम इसको जो ये जो सीरीज है यहाँ पे अभी इंडिविजुअल, जो मैम ने आपको बताया था कि 3 तरह की टेबल्स ले सकते हैं। वन वाज इंडिविजुअल, सेकेंड वाज डिस्क्रीट एंड थर्ड वाज कंटिन्यूअस। ओके, ये इंडिविजुअल डाटा है मेरे पास। यहाँ पे मेरे को देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस एज के कितने लोग हैं या किसी इस पर्टिकुलर रेंज की एज के कितने लोग हैं, है ना। जब भी हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, सपोज हम इसको बायो साइंसेस से ना भी जोड़े तो भी जब हम क्वेश्चनर परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी हम जो जनरली है एज ऑफ पर्सन और ये सारे डेटा जनरली कलेक्ट करते हैं, तब हमारे पास ये नहीं पता होता कि इतने से इतने एज वालों ने ये रिस्पॉन्स दिया, इतने से इतने एज वालों ने। जब हम हमारे आगे डेटा को इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें इसको ही क्या करना है? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द डेटा। जैसे 200 300 लोगों का डेटा तो काफ़ी ज़्यादा है, तब हम कंटिन्यूअस सीरीज प्रेफर करेंगे। अगर मेरे पास कम लोगों का डेटा है तो डिस्क्रीट सीरीज भी हम यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत कम लोगों का डेटा है, 10-20 लोगों के ऊपर ही मैंने काम किया है, तो वी कैन गो विथ इंडिविजुअल सीरीज ऑल्सो। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। अब जो है इससे हम डिस्क्रीट सीरीज सबसे पहले कैसे बनाते हैं मैं स्टेप बता रही हूँ। आपको जाना है यहाँ इंसर्ट ऑप्शन पे। ओके, इंसर्ट ऑप्शन में आपको 2010 और अबव विंडोज में एक यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे ऑप्शन मिल रहा है पाइवोट टेबल। आर यू एबल टू सी दिस? मुझे इस पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर ये जो है जब मैंने उस पर क्लिक किया क्रिएट पाइवोट टेबल, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या कौन से डेटा का मुझे जो लेना है उसकी रेंज क्या है, कौन से सेल में है। ओके, यहाँ पर जैसे मुझे एज ऑफ पर्सन नहीं लेना है, मैं चाह रही हूँ कि हम एज ऑफ पर्सन भी ले सकते हैं क्योंकि आगे हमें टाइटल में ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा डेटा एज ऑफ पर्सन से लेके मैंने काउंट नहीं लेना है मुझे, क्योंकि काउंट मेरा जो है एज नहीं बता रहा किसी का, वो तो सिर्फ काउंट बता रहा है कि मैंने 21 लोगों की एज यहाँ पे एंटर की है। ओके, इट इज़ नॉट शोइंग मी द एज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ शोइंग मी द काउंट of the person of which I have entered the age. Okay, तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो राइट साइड पे आपको बॉक्स दिख रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। जब हमने उस पर क्लिक किया तो वो जो सिलेक्टेड एरिया था वो नहीं दिख रहा है। अब हम हमारे हिसाब से एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपको हेडिंग ज़रूर लेना है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने काउंट वाले सेल को छोड़ के जो ऊपर तक के सेल थे उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर से इसी बॉक्स पे क्लिक किया मैंने, है ना। यहाँ पर जब हम कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स से कहीं और से एक्सेल से लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो पाइवोट टेबल ये बना के मुझे देने वाला है एक्सेल,
वो मैं इसी वर्कशीट में चाहती हूँ या न्यू वर्कशीट। वर्कशीट्स आपको पता है, आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखेंगे तो लिखा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, हम एक ही एक्सेल फाइल के अंदर बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं। जैसे मैं एज ऑफ पर्सन की एक बना लूँ, दूसरा जो है मैं उसका वेट ऑफ की बना लूँ, तीसरी मैं हाइट की बना लूँ, इस तरह से हम बहुत सारे एक्सेल शीट। तो यहाँ पे ये मुझे पूछ रहा है कि जो पाइवट टेबल हम क्रिएट करने वाले हैं वो हम कहाँ चाहते हैं। क्या हम न्यू वर्कशीट में चाहते हैं? अगर मैंने इस न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट किया तो ये मुझे शीट 2 में ये पाइवट टेबल बना के देगा। ठीक है, और अगर मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट में सिलेक्ट किया तो ये मुझसे पूछेगा लोकेशन के कहाँ। तो क्या ये जो बॉक्स ये डिस्प्ले कर रहा है मैं अपनी टेबल यहाँ चाह रही हूँ? नहीं, मुझे यहाँ नहीं चाहिए टेबल, मैं चाहती हूँ कि इसी के साइमल्टेनियसली बने। ठीक है, तो फिर से मुझे इसी राइट हैंड साइड पर जो बॉक्स है उसे क्लिक करना है। ओके, और उस सेल को सिलेक्ट करना है जहां मैं अपनी पाइवट टेबल चाह रही हूँ, है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि सेल्स वैसे सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे कोई डेटा एंटर नहीं है, अदरवाइज ओवरलैपिंग ऑफ डेटा होगी तो फिर वो आपकी रिजल्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने एक सेल सिलेक्ट कर लिया। ओके, फिर से उसी बॉक्स पे क्लिक किया और फिर मैंने इसको ओके पे क्लिक किया। अभी ये मुझे पाइवट टेबल का आउटलेट दिखा रहा है और राइट हैंड से पे मुझे दिख रही है पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले जो एज ऑफ पर्सन दिखा रहा है इस डायलॉग बॉक्स में, इसको सिलेक्ट करना है। ओके, जैसे ही मैंने एज ऑफ पर्सन पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर सबमिशन वैल्यूज मुझे मिली और दैट सबमिशन वैल्यूज वाज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ पर्सन, मतलब जितने लोगों की मैंने यहाँ एज एंटर की है उन सबका उसने मुझे टोटल दे दिया। ठीक है, बट मुझे इस टोटल से कुछ भी मतलब नहीं है। ओके, क्लियर है? अभी उसने मुझे क्या दिया है, इस जितने भी मैंने एज डाली है 34, 67, 50, इन सबको एड अप करके दे दिया उसने, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे सबसे पहले काउंट की जरूरत है। ओके, तो अब इस सम को काउंट में बदलने के लिए जो राइट हैंड साइड पे सबमिशन वैल्यूज लिखा हुआ है, आपको ये 4 बॉक्सेस नीचे दिख रहे हैं, इसमें जो लोअर राइट बॉक्स है उसमें सबमिशन वैल्यूज लिखा है, जो सम ऑफ एज दिख रहा है। ठीक है, उस पर क्लिक करना है हमको। जब मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक, ओके, जब मैंने सम ऑफ एज ऑफ पर्सन जो कि लोअर राइट पर दिख रहा था मुझे बॉक्स में, उस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें हम जाएंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर। ओके, हमें जाना है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पर। जैसे ही मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ हम सम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमें डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ हम काउंट देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज में हमें मीन मिल सकता है इसका, मैक्सिमम और मिनिमम में मतलब जो हमने एज ली है उसमें सबसे मैक्सिमम एज कितनी गई है, इसी तरह मिनिमम में सबसे मिनिमम एज कितनी गई है, और प्रोडक्ट के इन सभी एज का वो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें जो जरूरत है वो है काउंट की, तो मैंने काउंट को सिलेक्ट किया, ओके किया। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, काउंट ऑफ एज ऑफ पर्सन विच वॉज 21, है ना। यहाँ पे भी नीचे जब मैंने अपना काउंट निकाला था तो कितना आया था, 21। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो मैम। ठीक है, अब जो है इसके बाद ये तो मुझे सिंपल काउंट दे रहा है, मुझे इसको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में बदलना है। उसके लिए ये जो एज ऑफ पर्सन है, ओके, इसको सिलेक्ट करना है और इसे आपको ड्रैग करके लाना है रॉ लेबल वाले जो कॉलम है उसमें। ओके, क्या लेके आना है आपको, जो हमने एज ऑफ पर्सन ऊपर लिखा था, जो भी आपका जो भी टाइटल होगा, एज ऑफ पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन, ठीक है, जो भी आपने क्राइटेरिया लिया है स्टार्टिंग में, उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करके कहाँ लाना है आपको, जो रो लेबल वाला आपको बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में ड्रैग करके लाना है। जैसे ही मैं उस बॉक्स में ड्रैग करके लाई, आप देख सकते हैं कि इसने मुझे दिखा दिया कि इस यहाँ पे हम रो लेबल को चेंज कर सकते हैं। रो लेबल को सिलेक्ट करके हम लिख देते हैं एज ऑफ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एज ऑफ पर्सन 9, मतलब 9 ईयर के कितने लोग हैं,
1, 10 ईयर के कितने लोग हैं 1, 18 ईयर के कितने लोग हैं 2, 19 ईयर के कितने लोग हैं 1, 20 ईयर के कितने 2। इस तरह से आप देखेंगे तो इसने मुझे डिस्क्रीट फॉर्म में, ठीक है, जो रिपीट हो रहे थे उनको फ्रीक्वेंसी के रूप में दे दिया कि जो 54 ईयर वाले कितने परसेंट थे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 लोग, ठीक है, 2, है ना। और यहाँ ग्रैंड टोटल आप देख सकते हैं कितना है वापस 21, ठीक है। तो इस तरह का टेबल जहां पर हमें इंडिविजुअल एज के साथ में फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ये क्या कहलाती है हमारी डिस्क्रीट टेबल। ओके, ये क्या कहलाती है हमारी डिस्क्रीट टेबल। अब जैसे अभी तो मेरे पास 21 लोगों का ही है, पर 200 का होगा तो ये टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे इस टेबल को क्या करना है, क्लास इंटरवल में जो है कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें मैं क्लास इंटरवल ले लूँ कि 0 से 10 ईयर की एज के कितने, फिर उसके आगे की एज के कितने, इस तरह से मैं चाह रही हूँ, ताकि मुझे जो है एक जो डेटा है वो मेरा कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाए विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी आप रो जो है, जैसे मैंने इस ईयर को सिलेक्ट किया, साथ में शिफ्ट दबाया और इसके साथ में जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो भी सिलेक्ट की। ओके, पहले मैंने 9 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के रखा हुआ है और फिर फ्रीक्वेंसी को भी सिलेक्ट किया, दोनों सिलेक्ट हो गई, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट रो सिलेक्ट हुई। कंप्लीट रो सिलेक्ट करने के बाद मैंने जो है लेफ्ट, जो माउस है उसमें मैंने लेफ्ट क्लिक किया। यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रुप, ठीक है, यहाँ आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, ग्रुप। ओके, तो इस ग्रुप पे मैंने जब क्लिक किया है, तो ये पूछ रहा है मुझसे कि जो इसकी रेंज है वो 9 से स्टार्ट हो रही है और एंड 87 पे हो रही है, तो क्या मैं इंटरवल ऐसे ही रखना चाहती हूँ? नहीं, मैं सपोज चाहती हूँ कि मेरी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ इसको 0। ओके, और जैसे 87 मेरा हाईएस्ट नंबर जा रहा है, अनइवन है, तो मैं चाह रही हूँ कि 90 पे हो, एंडिंग का हो 90, ठीक है। फिर उसके बाद वो दिखा रहा है बाई, बाई में उसने लिखा है 10, क्या मैं 10 का इंटरवल लेना चाहती हूँ, मतलब 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, इस तरह का इंटरवल लेना चाहती हूँ। अगर मैं इसको ओके कर दूंगी तो ये उसी इंटरवल में फ्रीक्वेंसी दे देगा। अगर मैं अपनी जो है चेंज करना चाहती हूँ इसको, तो मैं सपोज 5 के इंटरवल में चाहती हूँ, तो बाई की जगह पे मैं क्या लिख दूँ 5, ठीक है, जैसे मैं हम कर सकते हैं यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब जो मुझे यहाँ पर क्लास इंटरवल क्रिएट होंगे वो 5 के क्लास इंटरवल क्रिएट होंगे, है ना। अब मैं सिर्फ ओके प्रेस करूंगी तो ये डिस्क्रीट टेबल कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये देखिए, है ना। 0 to 5 ने ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि उसमें हमारी कोई भी एज ग्रुप नहीं आ रही थी। अब आप देख सकते हैं कि 5 to 9 ईयर्स में कितने लोग हैं 1, 10 to 14 में कितने हैं 1, इसी तरह 15 to 19 में कितने हैं 3, 20 to 24 में कितने हैं 3, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारी टेबल थोड़ी छोटी हो गई, जैसे हमारी डिस्क्रीट में बहुत बड़ी दिख रही थी, अब मैंने 21 की ली तो इतनी बड़ी दिख रही थी, आप 300, 200, 500 इतने लोगों का या इतनी चीज़ों का कोई डाटा कलेक्ट करेंगे तो टेबल बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूस में बदल देते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो हम क्लास इंटरवल जो है ज़्यादा ले सकते हैं, 10 का ले सकते हैं, 20 का ले सकते हैं, 25 का ले सकते हैं। जितना भी हमें क्लास इंटरवल लेना है वो हमें कहाँ शो करना है, उस बाई की अंदर, ठीक है, उस बाई वाले बॉक्स के अंदर जितना क्लास इंटरवल हम चाहते हैं वो हम शो कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी सिंपली इस डेटा को यूज करके आपने बना ली है आपकी कंटिन्यूस टेबल, जिसमें क्लास इंटरवल के साथ में आपको फ्रीक्वेंसी भी दिख रही है। इतना क्लियर है, सभी को समझ में आया कैसे हमने सिंपली, जो रॉ डाटा था मेरे पास, मैंने उसको कुछ भी नहीं किया, पर उसको एक टेबल फॉर्म में, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, हमारी कोई भी स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ें अगर हम एक्सेल में सिंपली पुट करके उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में ला सकते हैं तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। क्योंकि मैन्युअली अगर मैं ये टेबल आप बनाने जाते, ये तो सिर्फ 21 लोगों का, पर बहुत ज़्यादा लोगों का जब डेटा है, बहुत बड़ा आपके पास है, आपने 1000 उस पर स्टडी किया है, सपोज प्लांट्स पे स्टडी किया है, ठीक है, एनिमल्स पे स्टडी किया है, तो वहाँ पे जब कोई भी चीज़, किसी भी फील्ड, मतलब किसी भी फील्ड से रिलेटेड जब आपने एक पॉपुलेशन सिलेक्ट की है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, तो आप
उसके उनके जो डाटा कलेक्ट किया है आपने, जैसे मैंने एज का बनाया ऐसे आप हाइट का बना लो, वेट का बना लो, ओके। या किसी आपने कोई बायोकेमिकल पैरामीटर एस्टिमेट किया है, आपने प्रोटीन एस्टिमेट किया है, आपने कार्बोहाइड्रेट एस्टिमेट किया है, वैसा कर सकते हैं कि इतने से इतनी रेंज का कार्बोहाइड्रेट कितने उसमें मिला, इतने से इतनी रेंज का किसमें मिला, बीएमआई किया, कोई भी डेटा आप उसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को? शुड आई रिपीट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार मैं ये स्टेप्स फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपके असाइनमेंट में हम इसी तरह का एक न्यूमेरिकल आपको देंगे और आपको इसी तरह की जो है कंटिन्यूअस सीरीज की टेबल बना के उस एक्सेल फाइल को हमें सेंड करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का आपका काम है। और यहाँ पे एक्सेल शीट में अपना ऊपर नाम जरूर डाल दीजिएगा, ओके। चलिए मैं यही डेटा ले लेती हूँ। इसको नई शीट में पेस्ट कर लेते हैं, ओके। मैं काउंट फिर से नहीं दिखा रही हूँ। काउंट के लिए आपको क्या करना था, काउंट के लिए क्या था, इक्वल टू के बाद क्या टाइप करना है आपको, काउंट, ओके, COUNT, ठीक है। जैसे ही टाइप करना शुरू करते हैं यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ओके। और कितनी वैल्यूज का हम काउंट करना चाह रहे हैं, उन सभी वैल्यूज को। यहाँ मैं एज ऑफ पर्सन को सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वो उसे भी काउंट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो ये काउंट आ गया, ओके। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया कि जितने मैंने कॉपी किया था प्रॉपरली या पेस्ट हुए कि नहीं, या मैंने एंटर किया था डेटा वो प्रॉपर हुआ कि नहीं, है ना। जब अब हमें पाइवट टेबल बनानी है तो हमें जाना है इंसर्ट ऑप्शन पे, ओके। इंसर्ट ऑप्शन में सबसे लेफ्ट में है आपकी पाइवट टेबल, ओके। पाइवट टेबल को हमको क्लिक करना है। जब हम क्लिक करते एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जिसमें वो हमारी टेबल या रेंज पूछ रहा है जिसका उसको पाइवट टेबल क्रिएट करना है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काउंट को भी इंक्लूड किया है। हम काउंट को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस रेंज को हमें फिर से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे आपको ब्लू रेड बॉक्स दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए सिंपली। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे से जो सिलेक्टेड डेटा था वो हट गया, है ना। अब मैंने फिर से अपना डेटा सिलेक्ट किया विदाउट इंक्लूडिंग काउंट, बिना काउंट को इंक्लूड किए मैंने फिर से अपना डेटा सिलेक्ट किया, ओके। फिर से मैंने उसी पे ब्लू रेड जो बॉक्स है उसी पे क्लिक किया। ये मेरा यहाँ पे टेबल या रेंज इंसर्ट हो गया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि जो मेरा पाइवट टेबल है वो मैं कहाँ डिस्प्ले करना चाहती हूँ, इसी वर्कशीट में चाहती हूँ या न्यू वर्कशीट में। न्यू पे चाहते हैं तो आप न्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको नई वर्कशीट में दे देगा, ठीक है। और अगर इसी वर्कशीट में चाहते हैं तो आप इसी में क्लिक कर, इसी में करके मैं आपको न्यू में दे देती हूँ, ठीक है। मैंने न्यू वर्कशीट में क्लिक किया तो ये जो शीट नंबर 3 है उसमें मेरा पाइवट टेबल डिस्प्ले होगा जब मैं इसको ओके करूंगी, ठीक है। शीट 2 3, ठीक है। ये शीट नई इसने खोल दी, शीट 4, और इसमें ये पाइवट टेबल हमको दिख रहा है, ठीक है। इस पाइवट टेबल का डेटा वो वहीं से लेगा जहां आपका डेटा आपने एंटर किया था। टेबल जरूर यहाँ बनेगी पर डेटा वो वहीं से लेगा, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो है जो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट वाला मेरा बॉक्स खुला है राइट हैंड साइड पर, इसमें एज ऑफ पर्सन का जो डायलॉग बॉक्स है इसको मैंने सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ मुझे सम ऑफ एज ऑफ पर्सन दिखा रहा है, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ पर्सन इज नो यूज हियर, ठीक है। आई वांट टू काउंट, तो यहाँ पे मैं सम ऑफ एज ऑफ पर्सन की जगह काउंट लाना चाहती हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया माउस के पर, ठीक है। राइट क्लिक जैसे सम ऑफ एज को सिलेक्ट करके किया, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग्स, ओके। अब वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जैसे ही मैंने ओके किया मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, ओके। अभी हम जो है सिंपली काउंट पर लिख लेते हैं, काउंट। मैं इसको जैसे ही ओके करूंगी ये जो सम ऑफ एज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काउंट, ओके। मैंने यहाँ ओके किया, ये देखिए काउंट ऑफ एज ऑफ पर्सन में कन्वर्ट हो गया, जो कि 21% दिखा रहा है कि हमने जो डेटा लिया है वो कितने लोगों का है, 21 लोगों का डेटा है, ओके। अब
नेक्स्ट स्टेप में हमें इससे एक डिस्क्रीट टेबल बनाना है। इसके लिए हमें जो एज ऑफ पर्सन बड़े कॉलम में ऊपर दिख रहा है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड ही रखना है। ओके, आपके राइट क्लिक, जो राइट क्लिक है माउस का, उसको प्रेस करके रखना है और इसे ड्रैग करना है कहाँ पे, जो रो लेबल वाला कॉलम है वहां पर। ओके, जो रो लेबल वाला कॉलम है वहां में लाके उसको ड्रैग किया, तो आप देख रहे हैं कि इस एक्सेल शीट में आपको क्या दिख रहा है, एक टेबल दिख रही है ना। ये टेबल जो है हमारी क्या है, डिस्क्रीट टेबल है। डिस्क्रीट टेबल है क्यों, क्योंकि यहाँ हमने कोई क्लास इंटरवल नहीं लिया है, ये पर्टिकुलर एज है उसको ही डिस्प्ले कर रहा है। और उस पर्टिकुलर एज के कितने लोग हैं, 67 ईयर के कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है। 43 ईयर के कितने लोग हैं, एक ही है। 20 ईयर्स के कितने हैं, 2 है, ठीक है। इस तरह ये जो है हमारा एज ऑफ पर्सन दिखा रहा है विद काउंट। यहाँ पे हम जो रो लेबल है इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर डेटा जो भी हमारा है, ठीक है। जैसे मैं रो लेबल को चेंज करके डालना चाहती हूँ एज ऑफ पर्सन। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया है कि डिस्क्रीट जो है आपकी सीरीज का आपको टेबल अगर चाहिए तो कैसे मिलेगा। अब मुझे इस डिस्क्रीट टेबल को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, तो एक पेज में भी नहीं आ रहा है, मैं उससे कुछ इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ कि कितनी रेंज वाली लेना है मुझे। तो मैं चाहती हूँ कि इस डिस्क्रीट टेबल को मैं कंटिन्यूस टेबल के रूप में कन्वर्ट कर दूँ। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक रो को फर्स्ट सिलेक्ट किया, शिफ्ट मैंने प्रेस किया हुआ है अपने कीबोर्ड पर, और साथ ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिलेक्ट की। ओके, किसी भी एक रो को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है ना, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है और साथ में फिर फ्रीक्वेंसी पे क्लिक, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। ओके, अब जो है मैंने अपने माउस का लेफ्ट जो, सॉरी, राइट क्लिक इसमें किया, राइट क्लिक किया तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कॉपी, फॉर्मेट सेल, रिफ्रेश, सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, एज ऑफ पर्सन, ठीक है, एक्सपांड, कोलैप्स, ग्रुप, अनग्रुप, ठीक है, मूव। अनग्रुप ऑप्शन से अगर मैं इसको जैसे मैं इसको कंटिन्यूस में क्रिएट कर दूं, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि नहीं वापस डिस्क्रीट चाहिए, तो फिर मैं अनग्रुप सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। बट अभी मैं इसको डिस्क्रीट को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो आई हैव टू सिलेक्ट दी ग्रुप ऑप्शन। ओके, जैसे ही मैंने ग्रुप ऑप्शन सिलेक्ट किया, एक फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे जो एज है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 9, ओके, एंड एंडिंग एट 87। ओके, तो क्या मैं यही चलने दूं, जो क्लास इंटरवल है 10-10 का रहेगा, तो यहाँ पे अगर मैं 9 ही रहने दूं तो क्लास इंटरवल 10 का होगा, तो 9 to 18, फिर 19 to इस तरह से 28, इस तरह से, जो कि दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। और जब हम इंटरप्रेट करना चाहते हो, हम एक होल नंबर या इसमें लेना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसको 0 सेट कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट होगी हमारी क्लास इंटरवल 0 से। ओके, और 87 था तो मैं एंड इसको 90 पे कर दूं। मैंने वहां पे क्लास इंटरवल चेंज किया था, 5 का लिया था, यहाँ पे मैं 10 ही रहने देती हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो क्लास इंटरवल यहाँ पे क्रिएट होंगे, है ना। तो मैंने बाय में जो है क्लास इंटरवल 10 का रहने दिया है, स्टार्ट मैंने 0 से किया है, एंड 90 पे किया है, मतलब जो क्लास इंटरवल स्टार्ट होंगे वो 0 से लेकर आपके 90 तक के होंगे। ओके, और हर बीच में हर में क्लास में 10 का इंटरवल होगा। जैसे ही मैं ओके क्लिक किया, ये देखिए अब यहाँ इसने 0 से 9 तक का भी बताया है ना। तो 0 से 9 तक के कितने लोग हैं, 1, 10 to 19 एज के कितने लोग हैं, 4, 20 से 29 एज के कितने लोग हैं, 6, ठीक है, 30 से 39 एज के 22, 40 से 49 एज के 1, इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी टेबल थी उसको हम कैसे जो है शॉर्ट उसमें टेबल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, वो भी विदाउट एनी कैलकुलेशन। कोई हमें कैलकुलेशन नहीं करना है मैन्युअली, सिर्फ हम इस डेटा को सिलेक्ट करना है, और इजीली हम एक्सेल में जो है कोई भी इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज को हम कंटीन्यूअस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो सभी को ये क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes.
ठीक है। Yes, है ना? ma'am. अब इसी में हम चाह रहे हैं कि हमें जैसे मैंने डेटा एंटर किया तो मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। तो अगर मुझे मैक्सिमम एज पता करनी है कि इन सब में जो मैंने डेटा एंटर किया इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, बहुत सारा डेटा जब होगा तो हमारे लिए मैक्सिमम को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहां पर भी हम सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी हम वो वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, इक्वल का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको टाइप करना है मैक्स, MAX। ओके, जब हम मैक्स को टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स और मैक्स ये है, इसमें हमको सिर्फ मैक्स को सिलेक्ट करना है। ये आपसे पूछेगा कि कौन से नंबर्स के बीच में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ पे अपना जो एज वाला डेटा है ये सिलेक्ट कर लूँ। ओके, सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, इसने मुझे बता दिया कि जो मैक्सिमम एज है इतने एज के लोगों के अंदर इट इज 87, है ना। इसी तरह हम चाह रहे हैं मिनिमम एज कितनी है। ठीक है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसमें सबसे मिनिमम एज क्या है ना। तो ऐसे ही इक्वल का साइन लगाया, फिर हमने किया मिनिम। ठीक है, MIN टाइप करना है तो मिनिमम आ जाएगा आपका, इसको सिलेक्ट किया, फिर ये डेटा सिलेक्ट किया मैंने, है ना, और उसके बाद प्रेस किया एंटर, तो इसने मुझे बता दिया मिनिमम एज इज 9, है ना। अब जब आप एक्सेल में काम करते हैं तो इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है, इसमें जब भी आप अपने डेटा में कोई चेंज करते हैं तो जो भी चीजें आपने कैलकुलेट की है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। ओके, कैसे, मैं आपको सिंपली एक एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज जैसे मैंने यहाँ जो 20 लिखा है, इस 20 को आप अभी यहाँ देखिए कि जो 20 है, 20 से 24 में दिखा रहा है 3, ठीक है, और 30 से 34 में दिखा रहा है 2। ओके, मैंने यहाँ पे अपने 20 को कर दिया 30 और किया, तो अब ये देखिए यहाँ पर हम जाके ऑटोमेटिक यहाँ पे इंक्लूड न्यू आइटम्स इन मैनुअल फिल्टर करके ये नए शीट मुझे दिखा रहा है। ओके, और यहाँ पे जैसे मैंने 9 को अगर चेंज किया 7 से, तो यहाँ मिनिमम अपने आप जो है 7 चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमम मैंने अगर 87 जो वैल्यू थी इसकी जगह मैंने अगर 190 लग दी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम वैल्यू भी चेंज हो गई, है ना। इसी तरह अगर मैं ऐड और मैंने कुछ सेल्स छोड़ी होती और काउंट में ऐड करती और फिर काउंट को भी वापस से सिलेक्ट करती, ठीक है, तो काउंट का नंबर भी यहाँ पे हम इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप इस डेटा में चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बट जो आप इंडिविजुअली फॉर्मूला लगा के क्रिएट कर रहे हैं, है ना, इसी तरह मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, आगे हम मीन, मीडियन, ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करते हैं जो हम फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, है ना। तो जैसे जब भी हम फॉर्मूला बेस्ड डेटा लेते हैं, ठीक है, तो जहां हमने सेल में चेंज किया है, अगर मैंने इस 20 को यहाँ मैंने अगर 7 की जगह 5 कर दिया तो मेरा मिनिमम अपने आप क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, यहाँ से मैंने अगर कोई डेटा डिलीट कर दिया तो ये काउंट में आप देखिए कितना आ गया, 20। मतलब ये जो फॉर्मूला जिसमें हमने इक्वल टू का साइन लगा के, ये हम जब भी आगे जब देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि हम फॉर्मूलाज जो है, यहाँ पे ये फॉर्मूला वाला टैब है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना। तो इन फॉर्मूलाज को जब हम यूज करके कोई अपना डेटा एनालिसिस करते हैं और किसी भी सेल में हम चेंज करते हैं, मैंने गलत एंट्री कर दी, यहाँ 57 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 47 होना चाहिए था, ठीक है, और मैंने उसको 57 लिख के मेरा मीन कैलकुलेट कर लिया या मीडियन कैलकुलेट कर लिया, मोड कैलकुलेट कर लिया, तो अब अगर मैं कॉपी में ये कैलकुलेशन करती तो मुझे
पूरा कैलकुलेशन रिवाइज करना पड़ता, ठीक है। बट जब हम एक्सेल में इस तरह की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने 57 को 47 किया, अपने आप जो मीन होगा वो मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब, इसीलिए एक्सेल में काम करना, जब आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो बहुत इजीली जो है चीजों को चेंज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और बतानी थी मुझे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मैडम ने बताया था आपको कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप में से कोई ऐसा है जिसके पास विंडोज 2007 है, 10 नहीं है वर्जन? क्योंकि 7 में आपको पाइवेट टेबल का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो मैं फिर फॉर्मूला कैलकुलेशन उसका बताऊं कि आप कैसे फिर वहां पर ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सभी के पास विंडोज 10 है या उससे अबाव वर्जन है? विंडोज मेरे 7 पास नहीं है ना, क्योंकि 7 में थोड़ा सा जो है प्रोसेस लेंदी है आपको, क्योंकि पाइवेट टेबल का ऑप्शन वहां पर डायरेक्टली नहीं मिलता है ना। तो हमारा जो थोड़ा सा है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो है हमें मैन्युअली क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम जो है क्लास या डिस्क्रीट, मुझे अब उसका करना है तो 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, जो वही क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जब यहाँ डेटा एंटर किया 11:20, इसने मुझे दिखा दिया नवंबर 20, है ना, क्योंकि एक्सेल शीट में ऐसा था फिर अब मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूँ, ओके। जब भी आप कई बार ऐसे टेक्स्ट जब एंटर करने जाएंगे नंबर, तो इस तरह की डेट दिखा देते हैं आपको एक्सेल शीट के अंदर, ओके। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, जिस भी डेट सेल में ऐसा हो रहा है उस सेल को सिलेक्ट करना है, होम ऑप्शन में जाना है, ठीक है। होम ऑप्शन में यहाँ पे आपको एक कस्टम करके ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है कस्टम वाला। जब मैंने यहाँ इसके डाउन एरो पे क्लिक किया, ओके, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें जाकर हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ओके। कस्टम में जाना है और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। जब मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, एक नंबर डिस्प्ले हो गया, इस नंबर को मैं डिलीट कर दूं, ओके। और अब मैं 11:20 लिखूंगी, तो ये जो है नवंबर में चेंज नहीं हुआ, क्लियर है ना। अगर कस्टम ऑप्शन आपको ऊपर नहीं मिल रहा है तो दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने 11:20 लिखा, नवंबर 20 है, ओके। तो नवंबर 20 नहीं चाह रही थी मैं, तो यहाँ पर हम उस पर राइट क्लिक करें माउस पर, ओके। राइट क्लिक हमने तो यहाँ फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन आता है। जब हमने सेल को सिलेक्ट किया है और फिर राइट क्लिक किया तो फॉर्मेट सेल ऑप्शन आता है, फॉर्मेट सेल में हम जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैटेगरी में लिखा है जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, एक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम। इसमें हमें सिलेक्ट करना है टेक्स्ट, ओके। क्या सिलेक्ट करना है हमें? टेक्स्ट, और ओके करना है। यहाँ जो नंबर डिस्प्ले हो इसको हम डिलीट कर दें और जो हमारा नंबर है वो हम एंटर कर दें। तो अब ये डेट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जो है क्लास इंटरवल्स हमें लेनी है 41 to 50, जितनी भी होगी, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रही हूँ अभी, ओके। अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी देखना है कि 0 to 10 के अंदर कितने आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको मैं जो फॉर्मूला बोल रही हूँ वो आप नोट कीजिएगा। इक्वल टू हमेशा लगाना है, जब भी आप कोई फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हो तो इक्वल टू हमेशा लगाना है। अगर विदाउट इक्वल टू के आप टाइप करना शुरू कर दोगे मैक्स, मिन, काउंट, तो वो फॉर्मूला के रूप में उसको नहीं लेता है, ठीक है। तो एक्सेल में जब भी आप किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला टाइप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इक्वल का साइन प्रेस करना है ना। इक्वल के बाद आप लिखिए काउंट। अब यहाँ पे काउंट जब मैंने लिखना शुरू किया तो देखिए ऑप्शन दिखा रहा है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट IF और काउंट IFS, ठीक है। क्या दिखा रहा है हमारा? काउंट, और लास्ट में जो दिखा रहा है काउंट IFS, ये मैं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे सेल में आ गया काउंट IFS, ओके। अब काउंट IFS टाइप करने के बाद हमें क्या करना है? डेटा सिलेक्ट करना है,
ओके, यहाँ तक का डेटा था, ये डेटा मैंने सिलेक्ट किया, देन कॉमा। ओके, क्या लगाना है हमें? कॉमा। ठीक है, उसके बाद हमें लगाना है इन्वर्टेड कॉमा। ये आपके कीबोर्ड में सारी चीजें हैं, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, उसके बाद मोर देन का साइन, देन इक्वल का साइन। ठीक है, मोर देन का साइन, देन इक्वल का साइन। तो किससे ज्यादा चाहिए मुझे? जैसे मेरा क्लास इंटरवल 0 to 10 है, तो किससे ज्यादा या इक्वल होना चाहिए? 0। ओके, तो यहाँ हम लिख रहे हैं 0। ओके, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन अगेन कॉमा, है ना। उस कॉमा के बाद फिर से हमें डेटा सिलेक्ट करना है। ओके, डेटा सिलेक्ट करने के बाद अगेन कॉमा, देन अगेन इन्वर्टेड कॉमा, देन अब पहले हमने लेस मोर देन का साइन लिया था, अब हम लेस देन इक्वल टू का साइन लेंगे। ओके, लेस देन इक्वल टू। और अब मेरा जो क्लास इंटरवल है वो 0 to 10 है, तो मुझे 10 के बराबर, ठीक है, या 10 से जो है कम चाहिए, इसलिए जो है लेस देन और इक्वल टू दोनों का साइन लगाया है। 10 एंटर किया, इन्वर्टेड कॉमा जो है आपका क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया, है ना। तो इसने मुझे क्या दिखाया कि इस पूरे डेटा में 0 to 10 इंटरवल का कितना है आपका? 2। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2। अब आप सोचोगे कि बार बार ये फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, तो काफी टीडियस हो जाएगा ना, बार बार ये फॉर्मूला टाइप करना काफी टीडियस हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? इसी फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? इसी फॉर्मूला को नीचे, आपको दिख रहा है सेल, ये सेल के लास्ट राइट कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का डॉट जैसा दिख रहा है। ओके, इस डॉट पर जाए, सिलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ दिख रहा है। ओके, अब मैं देखिए इस वाली सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ, यहाँ जहां पर fx करके, जहां मैंने आपको बताया था कि सेल का एड्रेस, जैसे G20, जो सेल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है जिट इज G20, उसमें जो fx फॉर्मूला पुट है वो है काउंट IFS C5 से C24। अब ये मेरा, अब यहाँ डेटा देखिए, मेरा डेटा कहाँ से एंटर करा हुआ है? C4, C4 से है, ठीक है, और लास्ट का है C23। पर यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ तो क्या हुआ? चेंज हो गया है सेल का एड्रेस। इस वाले में आप देख रहे हो तो यहाँ सही है, C4 से C23, ठीक है, पर जब मैंने नीचे यहाँ पे ड्रैग किया उस फॉर्मूला को, तो एक एक सेल शिफ्ट हो गया, C5 से कहाँ चला गया? C24, जबकि मुझे क्या चाहिए था? C4 से C23। ठीक है, तो हम इसको कैसे कांस्टेंट रख सकते हैं कि मेरा जो सेल है वो C4 से C23 ही रहे दोनों जगह पे। ओके, मैं पहले डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा सेल है जिसमें हमने ये फॉर्मूला एंटर किया था उसी को सिलेक्ट किया, यहाँ ऊपर जो फॉर्मूला बार है मैं यहाँ गई, जो 4 सी दिख रहे हैं मुझे, आपको दिख रहे हैं, अब ब्लू कलर से हाईलाइट हो गए हैं, इन चारों सी के आगे और पीछे आपके कीबोर्ड में 4 जो नंबर है उसके ऊपर डॉलर का साइन होता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप उस डॉलर के साइन को लाइए, इस सी के आगे, इस सी के पीछे, ठीक है, फिर इस सी के आगे, इस सी के पीछे, नंबर के साथ आगे पीछे नहीं रखना, हमें जो अल्फाबेट है उसके आगे पीछे क्या करना है? डॉलर का साइन इंसर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही, इस सी के आगे डॉलर का साइन, इस सी के पीछे डॉलर का साइन, इस सी के आगे डॉलर का साइन, इस सी के पीछे डॉलर का साइन। ठीक है, जब मैं किसी भी अल्फाबेट के आगे डॉलर का साइन लगा दूंगी, मैं जब उस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूंगी मतलब उसी फॉर्मूले को नेक्स्ट सेल में रखूंगी, तो ये जो डेटा की सेल्स है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, कैसे नहीं होगी? देखिए, अब वापस से देखते हैं, है ना, वैसे ही करके मैंने ड्रैग किया। ओके, अब देखिए इस सेल में चेंज हुआ क्या? C5 से C24 हुआ? नहीं हुआ। नेक्स्ट सेल में हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, इस वाली सेल में हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, पर यहाँ वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी तो इसी 0 to 10 वाले की दिखा रहा है, हमको तो चाहिए 11 to 20। ठीक है, तो इस सेल पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जहाँ 0 लिखा है मैं यहाँ कर दूँ 11,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा लोअर क्लास इंटरवल 11 है, यहाँ पे कर दो 20, मतलब मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए नंबर चेंज हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट किया, है ना, यहाँ पे डेटा वही दिखा रहा है कि C4 से C23 की रेंज का, तो यहाँ पे मोर देन 10 और लेस देन मोर देन 0 और चढ़ गया तो यहाँ से वो हो जाएगा। हेलो, क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, अंतिम, अंतिम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अंतिम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अरे ठीक है, तो यहाँ पर जो है थर्ड में मुझे 21 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो मैं 0 को 21 से रिप्लेस कर दूं और यहाँ पर इसको 30, तो अपने आप जो है फ्रीक्वेंसी मतलब 21 से लेकर 30 तक में भी कितने हैं, 4। ओके, इस तरह से जो है हम फिर इंडिविजुअल सेल में मुझे सिर्फ एक नंबर चेंज करना है, बार बार पूरा फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है, और हम क्या बना सकते हैं इससे, हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, यहाँ पे 2 है 31 से 40 तक के, 41 और ये करेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए टीडीएस हो गया क्योंकि हम यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन नहीं मिल रहा। पाइवट टेबल का अगर ऑप्शन है आपकी इसमें, आप देखिए 41 से 50 की कितने 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप सिंपल विंडोज 7 में भी जो है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज की टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके क्लास इंटरवल के साथ में क्या प्रेजेंट हो, फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास विंडोज 10 और अबाव वर्जन है तो यू कैन यूज डायरेक्टली पाइवट टेबल, और अगर नहीं है तो फिर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग नोट कर सकते हैं। जिस भी सेल में हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए उसमें आपको लगाना है इक्वल का साइन। ठीक है, देन यू हैव टू टाइप काउंट। जैसे ही आप काउंट टाइप करेंगे नंबर डिस्प्ले होगा, मैं यहाँ करते भी जा रही हूँ, इक्वल टू काउंट। जैसे मैंने काउंट टाइप करना शुरू किया, यहाँ पे हमें ऑप्शन लेना है काउंट IFS, उस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे आ गया काउंट IFS। ओके, अब सबसे पहले हमें क्राइटेरिया जो है ना, क्राइटेरिया में रेंज 1 लेना है, तो हमारी पूरी जो डेटा है उसको हम सिलेक्ट कर ले। ओके, फिर हमने लगाया कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा, है ना। उसके बाद जो लोअर क्लास फिल्टर में, जैसे मैं 0 to 10 चाह रही हूँ तो लोअर इंटरवल इज 0। ओके, तो यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि 0 से ज्यादा या 0 के बराबर, क्योंकि 0 को भी तो इंक्लूड करना है मुझे, तो इसलिए इक्वल का साइन लगाया। ओके, और 0 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये इन्वर्टेड कॉमा ये दिखा रहा है कि जो वैल्यू है वो इसी के बीच की है। ओके, देन अगेन सिंपल कॉमा। ओके, सिलेक्ट करना है आपको रेंज, फिर से सिलेक्ट करना है। अभी आपको ब्लू दिख रहा है पर वो सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, फिर से वही डेटा आया। ओके, अगेन कॉमा, देन इन्वर्टेड कॉमा। अब मुझे जो है लेस देन इक्वल का साइन सिलेक्ट करना है कि लेस देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10, है ना। यहाँ पे जो हम क्लास इंटरवल, अगर मैं 0 to 5 का क्लास इंटरवल लेती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, फिर 5। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब 1 आ गया है, इसका मतलब इस पूरे डेटा में 0 to 5 तक में एक ही वैल्यू है। ओके, मतलब एक ही पर्सन ऐसा है जिसकी एज जो है 0 to 5 ईयर्स में आ रही है ना। और मैंने आपको बताया कि जब हम इसे फॉर्मूला को ड्रैग कर रहे हैं तो जो है सेल्स शिफ्ट हो जाती है। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो C5 से C24 हो गया, जबकि C4 से C23 होना था। मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सेल का एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अगर मैं इसी को कांस्टेंट रखना चाह रही हूँ तो सिंपली मुझे ये जो अल्फाबेट है C, है ना, जितने भी C है, 4 C दिख रहे हैं इस पूरे काउंट IFS वाले फॉर्मूला के अंदर, इन चारों C के आगे पीछे हमें क्या इंसर्ट करना है, डॉलर साइन। जब हम इसके आगे पीछे डॉलर साइन इंसर्ट कर देंगे तो ये वैल्यूज जब हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी, सेल्स चेंज नहीं होंगी। ओके, अब हम ड्रैग भी करेंगे तो वो
उसमें फॉर्मूला वही दिखेगा आपको, ये पहले ड्रैग किया हुआ था मेरा। अगर अब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो यहाँ फॉर्मूला आप देखिए C4 से C23 ही दिखेगा। ओके, मेरे ख्याल से आज का हमारा सेशन का टाइम वैसे ओवर हो चुका है, तो इतने में ही जो इसके नेक्स्ट कल जो है मैडम आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा लेंगे, जिसमें मैडम आपको बताएंगे कि कैसे, जैसे मैम ने अभी आज जो इंट्रोडक्टरी सेशन था उसमें लाइन बार बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में बात की, तो उन ग्राफ्स को हम फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कौन सा ग्राफ, क्योंकि जैसे बार भी जो है सिंपल, मल्टीपल, ठीक है, सब डिवाइडेड बार, बहुत तरह की बार आते हैं, तो कब कौन सा कब यूज करना है, लाइन, पाई, ये सारे चार्ट्स, ये जो सारे रिप्रेजेंटेशन है कब यूज करना है, कैसे इन्हें बनाना है, वो मैडम आपके थियरी सेशन में लेंगी, बाफना मैडम। और प्रैक्टिस सेशन में एक्सेल में इन्हीं ग्राफ को आप कैसे बना सकते हैं, और बनाने के बाद जो है इनको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम चाह रहे हैं ये नहीं चाहिए हमें ग्राफ ज़्यादा, बार जो है थोड़े से ब्रॉड चाहिए, बार जो है हमें थोड़े से कम चाहिए, कलर ये नहीं चाहिए, बाउंड्री ये नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो, हम चाह रहे हैं हमारी वैल्यूज़ डिस्प्ले ना हो, हम चाह रहे हैं हमारी वैल्यूज़ बार के साथ में टेबल में आए। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है फॉर्मेटिंग के जो कि कल की क्लास में हम एक्सेल के देखेंगे। तो कल आपका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला होगा और प्रैक्टिस सेशन में उसी को हम एक्सेल शीट में देखेंगे।